वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं अजय कुमार रावल आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 11th NCERT से संबद्ध अनुभाग 3 से चैप्टर 11th आधुनिकीकरण के रास्ते जापान और चीन टेस्ट एवं अभ्यास कार्य। टेस्ट एवं अभ्यास कार्य प्रारंभ करने के पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल योर डेस्टिनेशन को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की सूचना आपको समय पर मिल सके। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ अब तैयार होंगे आपके निबंधात्मक प्रश्न भी, सीखने का एक नया तरीका एक नए अनुभव के साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध लिंक पर जाकर स्वयं पार्टिसिपेट करें एवं स्वमूल्यांकन करें। तो शुरू करते हैं। क्लास 11th चैप्टर भी 11th है आपका, आधुनिकीकरण के रास्ते जापान और चीन। सबसे पहले आपको अपना नाम ऐड करना है, तत्पश्चात पिता का नाम और आपके मोबाइल नंबर, संस्था का नाम। अब आपका जो पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? चीन, जापान, न्यूजीलैंड या रूस? तो राइट आंसर है जापान। फीडबैक में आप देख पा रहे हैं, उगते हुए सूर्य का देश अर्थात लैंड ऑफ राइजिंग सन जापान को कहा जाता है। जापान प्रशांत महासागर में स्थित अनेक द्वीपों की श्रृंखला का एक समूह है। वर्तमान में इसकी राजधानी टोक्यो है ना। प्राचीन काल में टोक्यो को एदो भी कहा जाता है। यहां पर एक और वस्तुनिष्ठ तैयार हो रहा है आपका, इसको जरूर याद रखिएगा। जापान अत्यधिक सक्रिय भूकंप क्षेत्र में स्थित है और यहाँ की जो बुनियादी फसल है चावल, इनकी बुनियादी फसल मानी जाती है। ओके, दूसरा प्रश्न है आपका, किस जापानी सम्राट ने मेजी या मेइजी, है ना, कहीं पर मेजी लिखा रहेगा कहीं पर मेइजी लिखा है, बात एक ही है, मेजी या मेइजी की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन है आपके पास डेमियो, समुराई, शोगुन या मुत्सुहितो। तो मुत्सुहितो इसका राइट आंसर है। सन 1867 ईस्वी में जापान के सम्राट पद पर मुत्सुहितो का सिंहासनारोहण हुआ था। वास्तविक शक्ति सन 1868 ईस्वी में प्राप्त हुई थी और इन्होंने ही मेजी की उपाधि धारण की थी। इसीलिए इन्हें मेजी सम्राट अर्थात प्रबुद्ध शासक भी कहा जाता है। मेजी का अर्थ होता है प्रबुद्ध शासक, ये एक प्रकार की उपाधि है। ओके, नेक्स्ट विकल्प आपको दे रखा था, उसका भी यहाँ पर आंसर बता रखा है, आप इसको जरूर राइट डाउन करिएगा। शोगुन, शोगुन का अर्थ क्या होता है? सर्व विजयी सेनानी, है ना। यह भी एक प्रकार की उपाधि है, सर्व विजयी सेनानी। जो पूरी सेना पर विजय प्राप्त कर लेता है उसको जापान में शोगुन के नाम से जाना जाता है। समुराई, सामंतों के सैनिकों को समुराई कहा जाता था। जो सामंतों के सैनिक होते थे, है ना, जो सेवक के समान होते थे उनके, तो उनको समुराई कहा जाता था। डेमियो, सामंती व्यवस्था के अंतर्गत सरकारी पदाधिकारियों को डेमियो अर्थात सामंत कहा जाने लगा, है ना। तो सामंती व्यवस्था के अंतर्गत जो सरकारी पदाधिकारी थे उनको डेमियो के नाम से जाना गया, बाद में वह सामंत, उनको सामंत कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीपुल्स पब्लिक ऑफ चाइना की सरकार चीन में कब स्थापित हुई थी? 1947, 1948, 1949 या 1958? तो इसका राइट आंसर है 1949 ईस्वी में। पीपुल्स पब्लिक ऑफ चाइना की सरकार चीन में सन 1949 ईस्वी में स्थापित हुई थी। यह सरकार लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित थी। यह लोकतंत्र सभी सामाजिक वर्गों का गठबंधन था। इस नए गणतंत्र राष्ट्र का राष्ट्रपति माओ से तुंग को बनाया गया था, है ना, तथा चाउ एन लाई को प्रधानमंत्री बनाया गया था। ये नाम आप जरूर याद रखिएगा।
इस साम्यवादी सरकार ने अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में कुछ जनोपयोगी भूमि सुधार लागू किए थे, है ना। सबसे पहले इन्होंने भूमि सुधार की ओर ध्यान दिया था। इसके अतिरिक्त औद्योगिक विकास के लिए भी इन्होंने कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रारंभ किए थे। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी, लंबी छलांग। ये भी आपका अलग से क्वेश्चन बन सकता है। तो सन 1958 ईस्वी में लंबी छलांग वाली नीति के द्वारा चीन का तीव्र गति से औद्योगिकरण करने का प्रयास किया गया। इसके तहत लोगों को अपने घरों में इस्पात की भट्टी लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया, है ना। इस्पात की भट्टी लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया तथा सामूहिक रूप से उत्पादन करने के लिए आम जनता से भी सहयोग की अपील की गई। इस प्रकार जो पीपल्स पब्लिक ऑफ चाइना की जो सरकार थी, इन्होंने उद्योगों के क्षेत्र में या देश को आर्थिक दृष्टि से संपन्न बनाने के लिए कई प्रकार के कार्य किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चीन में बक्सर विद्रोह कब हुआ था? 1899 ईस्वी, 1840 ईस्वी, 1842 ईस्वी, 1856 ईस्वी। तो राइट आंसर है आपका 1899 ईस्वी। फीडबैक में आप देख पा रहे हैं 1899 ईस्वी में चीन में विदेशियों के विरुद्ध एक व्यापक विद्रोह हुआ था, जो बक्सर विद्रोह अर्थात मुक्केबाजों का विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यह विद्रोह ई हो चुआन नामक एक गुप्त संस्था से संबंधित था। यह भी आपका वस्तुनिष्ठ में आता है कि बक्सर विद्रोह किस गुप्त संस्था से संबंधित था। तो यह संस्था का नाम आपको याद होना चाहिए। जो अन्य विकल्प या अन्य ऑप्शन आपको दे रखे हैं उसको भी यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, तो आप इसको भी जरूर राइट डाउन करिएगा। 1840 ईस्वी एक अन्य ऑप्शन था आपका, 1840 ईस्वी। तो 1840 ईस्वी में प्रथम अफीम युद्ध हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? चीन एवं इंग्लैंड के बीच में। ठीक है, हम प्रथम अफीम युद्ध के कारण आगे वाले प्रश्नों में हम इसको समझ पाएंगे। ओके, 1842 ईस्वी। अब हर युद्ध के बाद संधि होती है, तो 1842 ईस्वी में भी प्रथम अफीम युद्ध का जब अंत हुआ और दोनों पक्षों के बीच में नानकिंग की संधि हुई। अब नानकिंग की संधि की शर्तें भी एग्जाम में आती है, जो नेक्स्ट आपको आगे क्वेश्चन मिलेगा, इसका भी हम आगे चर्चा करेंगे इस बारे में। 1856 ईस्वी। तो 1856 ईस्वी में चीन के खिलाफ इंग्लैंड और फ्रांस ने मिलकर द्वितीय अफीम युद्ध प्रारंभ किया था, है ना। यूरोप के देशों ने मिलकर चीन के खिलाफ 1856 ईस्वी में द्वितीय अफीम युद्ध प्रारंभ किया था। और 1858 एक और ऑप्शन दे रखा है आपको। तो 1858 में जो विजित राष्ट्र थे एवं चीन के मध्य ट्यूनसिन की संधि की गई थी, है ना। हर युद्ध के बाद संधि होती है, तो यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है, प्रथम अफीम युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई? नानकिंग की। और द्वितीय अफीम युद्ध के बाद संधि कौन सी हुई? ट्यूनसिन की। कब हुई? सन भी आप जरूर याद रखेगा। बहुत महत्वपूर्ण फीडबैक है और इसमें से कई प्रकार के क्वेश्चन आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप इसको जरूर राइट डाउन करिएगा और साथ में याद भी करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जापान में पहली रेलवे लाइन कब एवं किसके मध्य बिछाई गई? 1872 ईस्वी में टोक्यो एवं योकोहामा बंदरगाह के बीच, 1894 ईस्वी में चीन एवं जापान के मध्य, 1904 ईस्वी में जापान और रूस के मध्य, 1945 ईस्वी में हिरोशिमा और नागासाकी के मध्य। तो इसका राइट आंसर है 1872 ईस्वी में टोक्यो एवं योकोहामा बंदरगाह के मध्य बिछाई गई थी। फीडबैक में आप आंसर देख पा रहे हैं और जो अन्य विकल्प हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। 1945 ईस्वी में हिरोशिमा एवं नागासाकी पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका की ओर से 6 अगस्त को और हिरोशिमा पर 9 अगस्त को नागासाकी पर परमाणु बम का हमला किया गया था। यह आपको याद होना चाहिए, यह क्वेश्चन बन सकता है। 1945 ईस्वी में हिरोशिमा और नागासाकी पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका की ओर से 6 अगस्त को नागासाकी 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी पर परमाणु बम का हमला किया गया था, जिससे दोनों ही नगर पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। और इस हमले के बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था, युद्ध विराम की स्थिति में आ गया था। और नेक्स्ट विकल्प था आपका 1894-95। तो इसमें चीन और जापान के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें जापान की विजय हुई थी। और एक और विकल्प था आपका 1904-05। तो 1904-05 में जापान और रूस के मध्य युद्ध हुआ था और इसमें भी जापान को विजय प्राप्त हुई थी। इसी प्रकार जापान शक्तिशाली देशों की श्रेणी में गिना जाने लगा। अगला प्रश्न है आपका, जापान में 300 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली रेलगाड़ी जो बुलेट ट्रेन के नाम से जानी जाती है, उसे
क्या कहा जाता है ना? जापान में उसको किस नाम से जाना जाता है? शिंकासेन, शाओ तोफेन, डायट या साशिमी और सुशी? तो इसका राइट आंसर है शिंकासेन। जापान में जो 300 मील प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली रेलगाड़ी जिसे हम बुलेट ट्रेन कहते हैं, उसे जापान में शिंकासेन नाम से जाना जाता है। यहां पर एक और महत्वपूर्ण बिंदु बताया गया है, यह ट्रेन 1964 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी और उस समय इसकी रफ्तार 200 मील प्रति घंटा थी। जब इस ट्रेन की शुरुआत की गई थी तब यह 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती थी, लेकिन वर्तमान की यदि बात करें तो 300 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली यह ट्रेन है ना, जिसे शिंकासेन नाम से जाना जाता है। अन्य जो ऑप्शन था आपका लाइफ वीकली, जो चीन की एक पत्रिका है, इसका संपादन शाओ तोफेन ने किया था, है ना। शाओ तोफेन का ऑप्शन दे रखा था, तो ये कौन थे? ये लाइफ वीकली पत्रिका के संपादक थे। एक ऑप्शन था आपका डायट, तो जापानी संसद का नाम डायट है। और साशिमी और सुशी ये क्या है? ये जापान की मछलियों के नाम है। यह जापान की जो मछलियां हैं यह विश्व प्रसिद्ध मछलियां मानी जाती है। अब जो आपके क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, यह आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ निबंधात्मक प्रश्न आपके यहां पर तैयार हो रहे हैं। निर्देश में आपको दे रखा है एक से अधिक या सभी विकल्प सही हो सकते हैं। क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर सन्यास सेन जो चीनी क्रांति के जनक माने जाते हैं, इनके 3 मुख्य सिद्धांत कौन कौन से थे? तो राष्ट्रवाद का सिद्धांत, लोकतंत्र का सिद्धांत, सान मिन चू का सिद्धांत या सामाजिक न्याय अर्थात आजीविका का सिद्धांत? यहां पर जो सिद्धांत बता रखे हैं वो सभी सिद्धांत आपके सही हैं। सान मिन चू का सिद्धांत यह नहीं है। राष्ट्रवाद का सिद्धांत है, लोकतंत्र का सिद्धांत है, सामाजिक न्याय, आजीविका का सिद्धांत है। ठीक है, क्योंकि इसमें ऊपर क्वेश्चन में ही लिखा है इनके 3 मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो निश्चित है कि एक इसमें गलत है। फीडबैक में आप देख पा रहे हैं पहला, दूसरा और चौथा बिंदु सही है, तीसरा बिंदु आपका गलत है। सान मिन चू का अर्थ जनता के 3 सिद्धांत को कहा जाता है ना। सान मिन चू, इसका अर्थ चीन में क्या होता है? जो सन्यास सेन ने 3 सिद्धांत प्रतिपादित किए थे उनको सान मिन चू के नाम से जाना जाता है। क्लियर? अब राष्ट्रवाद का सिद्धांत अर्थात राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्रवाद के सिद्धांत में राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र का हित का ध्यान रखना हर आम व्यक्ति के लिए जरूरी है। लोकतंत्र का सिद्धांत अर्थात सबकी सहभागिता अनिवार्य है। लोकतंत्र का सिद्धांत मतलब सबको समानता का अधिकार हो और लोकतंत्र में सबकी सहभागिता अनिवार्य होना चाहिए। तीसरा बिंदु था आपका सामाजिक न्याय अर्थात आजीविका का सिद्धांत, सभी को जीवन जीने के लिए समान अवसर प्रदान हो। ओके, तो यह आपके 3 सिद्धांत सन्यास सेन ने ये 3 सिद्धांत दिए थे। इन 3 सिद्धांतों ने चीन में राष्ट्रवाद, लोकतंत्र एवं न्याय की महत्ता को स्पष्ट कर दिया। इन तीनों सिद्धांतों का उद्देश्य था कि मंचू राजवंश की सत्ता का अंत करना। यहाँ पर वस्तुनिष्ठ में यह भी आ सकता है किस राजवंश की सत्ता का अंत करना चाहते थे? सन्यास सेन, तो मंचू राजवंश की सत्ता का अंत करना चाहते थे और लोकतांत्रिक गणतंत्र की स्थापना करना और पूंजी व भूमि का उचित वितरण करना। ओके, यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण बिंदु भी याद रखना है। डॉक्टर जो सन्यास सेन थे, यह चीन के इतिहास में इनका महत्वपूर्ण स्थान है और जब इन्होंने ये 3 सिद्धांत प्रतिपादित किए तो जनता इनसे आकर्षित हुई और जनवरी 1912 ईस्वी में यह नए गणतंत्र के राष्ट्रपति भी चुने गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जापान में मेजी काल की प्रमुख उपलब्धियां कौन कौन सी थी? या तो यह प्रश्न ये इस प्रकार पूछा जाएगा, यह जापान के आधुनिकीकरण के लिए मेजी काल में क्या क्या सुधार कार्य हुए? ओके, तो आधुनिकीकरण के लिए मेजी काल में क्या क्या सुधार कार्य हुए? अब ये मेजी काल कौन सा है? प्रबुद्ध शासक का काल। प्रबुद्ध शासक ये उपाधि किसने ग्रहण की थी? मुत्सुहितो ने। तो आपको ये पता होना चाहिए, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम चर्चा कर चुके हैं। तो मुत्सुहितो ने ही मेजी
की उपाधि धारण की थी। अब उसके कार्यकाल में क्या क्या सुधार कार्य हुए। पहला बिंदु है आपका 1871 ईस्वी में सामंती प्रथा का अंत कर दिया गया। बिल्कुल 1871 ईस्वी में जब मुत्सुहितो शासक बना तो उसने सबसे पहला कार्य 1871 ईस्वी में सामंती प्रथा का अंत कर दिया था। औद्योगिकरण के विकास की ओर ध्यान दिया गया, जिससे 1870 ईस्वी तक जापान औद्योगिक दृष्टि से एक शक्तिशाली देश बन गया था। बिल्कुल 1867 ईस्वी में उसने सत्ता प्राप्त की थी और 1868 में वास्तविक स्थिति में सत्ता उसके हाथ में आ गई थी। और शुरुआत के 2-2.5 साल के अंतर्गत ही उसने औद्योगिक दृष्टि में कई सुधार कार्य किए थे। 1872 ईस्वी में रेलवे लाइन का निर्माण किया तथा 1894 ईस्वी तक आते आते संपूर्ण जापान में रेलवे लाइन बिछा दी गई, जिससे आवागमन के साधन सुलभ हो गए और व्यापार वाणिज्य का पर्याप्त विकास हुआ। बिल्कुल ये बिंदु भी सही है। शिक्षा के क्षेत्र में भी उसने पर्याप्त सुधार कार्य किए। किसने? मैं फिर बता दूं आपको, मुत्सुहितो जो जापान का शासक बना था 1867 ईस्वी में और वास्तविक शक्ति 1868 ईस्वी में उसके हाथ में आई थी। तो उसने उद्योगों के क्षेत्र से लेकर व्यापार वाणिज्य से लेकर जो सामंती प्रथा थी उसका भी अंत किया और शिक्षा के क्षेत्र में भी पर्याप्त सुधार कार्य किया था। और इसने कौन सी उपाधि धारण की थी ये आपको पता होना चाहिए, मेजी की उपाधि धारण की थी। ओके, तो शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त सुधार कार्य किए, जिससे जापान में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य घोषित कर दिया गया और स्त्री शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका सैन्य व्यवस्था में कई सुधार कार्य किए गए, जिसके तहत 21 वर्ष की आयु वाले प्रत्येक स्वस्थ पुरुष के लिए सैनिक सेवा को अनिवार्य घोषित कर दिया गया और सामंतों के संगठन को समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ पर जो 5 बिंदु बता रखे हैं ये पांचों बिंदु महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इस साल आपका जो ब्लूप्रिंट चेंज हुआ है तो निश्चित है कि 3 और 4 नंबर के ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे। तो आप 4 बिंदु इसमें से जो आपको सरल लगते हैं वो तैयार कर लीजिएगा। फीडबैक में आप देख पा रहे हैं सभी आंसर आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जापान के विकास के साथ साथ वहां की रोजमर्रा की जिंदगी में किस तरह बदलाव आए। तो जापानी समाज में संयुक्त प्रथा का प्रचलन था, किंतु धीरे धीरे विकास के साथ एकल परिवार प्रथा का प्रचलन शुरू हो गया। बिल्कुल पारिवारिक जीवन के इस नवीन विचारधारा ने नवीन घरेलू उत्पादों, पारिवारिक मनोरंजन के विभिन्न साधनों और नए प्रकार के घरों की मांग में वृद्धि कर दी। बिल्कुल कर दी। बिजली से चलने वाले घरेलू उपकरणों जैसे चावल पकाने वाले कुकर, मांस और मछली भूनने वाले उपकरणों का प्रयोग तेजी से बढ़ने लगा। बिल्कुल सही। मनोरंजन के लिए नए साधनों का प्रयोग भी किया जाने लगा। तो ये रोजमर्रा की जिंदगी में इस प्रकार के बदलाव सामने दिखाई दिए जो आपको यहाँ पर बताए गए हैं और ये सभी बिंदु सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेजी पुनर्स्थापना से पहले की ऐसी कौन सी घटनाएं थी जिन्होंने जापान के आधुनिकीकरण को संभव कर दिखाया। मतलब जब मेजी शासक बना या मुत्सुहितो जब शासक बना तो उसके पहले आधुनिकीकरण के संभव करने के लिए ऐसी कौन सी घटनाएं घटी थी। तो ये 3 घटनाएं महत्वपूर्ण थी। यहां पर 16वीं शताब्दी के अंतिम चरण में कृषकों का हथियार रखने का अधिकार समाप्त कर दिया गया, जिससे संघर्ष की स्थिति समाप्त हो गई। बिल्कुल 16वीं शताब्दी के अंतिम चरण में कृषकों के जो हथियार रखने का अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया था। शोगुन की सत्ता थी इसके पहले, है ना, शोगुन की सरकारें थी। ओके, जो सर्वविजयी सेनानी को शोगुन कहा जाता है। 16वीं शताब्दी के अंतिम चरण में डेम्यो अर्थात सामंत को पर्याप्त स्वायत्ता प्रदान कर दी गई तथा इन्हें अपने क्षेत्रीय राजधानियों में ही रहने के आदेश जारी कर दिए गए। अब वो अपनी क्षेत्रीय राजधानी में रहते तो वहाँ की व्यवस्था वो बहुत आसानी से संभाल सकते थे। तो ये भी बिंदु सही है आपका। 16वीं शताब्दी के अंतिम चरण में जापान में भूमि का सर्वेक्षण कराया गया तथा उत्पादकता के आधार पर उसका वर्गीकरण किया गया, जिससे राजस्व व्यवस्था का स्थायी आधार तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह भी बिंदु बिल्कुल सही है। ये 3 मुख्य प्रमुख घटनाएं थी। अब जो चौथा बिंदु आपको बताया गया है 16वीं शताब्दी के अंतिम चरण में जापान में रेलवे लाइन बिछा दी गई, यह गलत है ना। 16वीं शताब्दी के अंतिम चरण में जापान में रेलवे लाइन नहीं बिछाई गई थी। ये तो जब मेजी शासक मुत्सुहितो आया उसके बाद रेलवे लाइन का कार्य किया गया था। तो ये बिंदु आपका सही नहीं है, तो हम इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। फीडबैक में आप देख पा रहे हैं चौथा बिंदु सिलेक्ट नहीं है क्योंकि वो गलत है। उक्त प्रारंभिक 3 बिंदु ही सही है। चौथा विकल्प गलत है क्योंकि मेजी काल में 1872 ईस्वी में जापान में पहली रेलवे लाइन टोक्यो एवं योकोहामा बंदरगाह के मध्य बिछाई गई थी, जो अभी हमने इसका अध्ययन किया था या अभी इस पर चर्चा की थी। अगला प्रश्न है आपका
प्रथम अफीम युद्ध के कारण कौन कौन से हैं? क्योतो की प्रथा, जिसमें विदेशी व्यापारियों को चीन में व्यापार करने के लिए चीनी सम्राट के प्रति निष्ठा दिखाने के लिए 9 बार झुककर प्रणाम करना होता था। यह एक महत्वपूर्ण कारण था और यह जो कारण बता रखा है यह आपका वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में आ सकता है। क्योतो प्रथा से आप क्या समझते हैं? तो यह बिंदु आपको हाईलाइट करना है। चीनी सम्राट के प्रति निष्ठा दिखाने के 9 बार झुककर जो प्रणाम करने की प्रथा थी उसको चीन में क्योतो प्रथा के नाम से जाना जाता है। यूरोपीय लोगों ने चीन में अवैध रूप से अफीम बेचना शुरू कर दिया था। बिल्कुल, अफीम की चीन में अफीम पर प्रतिबंध था और जो यूरोपीय लोग थे वह चोरी छिपे चीन का व्यापार वहां पर करने लग गए थे। तीसरा कारण है आपका, चीन के शाही कमिश्नर के आदेश पर 20,000 पेटी अफीम को नमक और चूना मिलाकर पानी में बहा दिया गया, जिससे चीन और इंग्लैंड के मध्य तनाव बढ़ गया। तो निश्चित है, जब चीन का जो शाही कमिश्नर था, चीन की सरकार को जब पता चला तो उन्होंने 20,000 पेटी अफीम नमक और चूना मिलाकर पानी में बहा दी, जिससे इंग्लैंड का काफ़ी नुकसान हुआ। तो चीन और इंग्लैंड के मध्य तनाव की स्थिति पैदा हो गई और अंग्रेजों को आर्थिक क्षति को असहनीय लग रही थी। उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ अंग्रेजों का, क्योंकि 20,000 पेटी अफीम पानी में मिला दी गई थी या बहा दी गई थी, उससे लगभग 60,000 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ था। तो ये बिंदु भी बिल्कुल सही है। ये जो चारों बिंदु बता रखे हैं यही आपके प्रथम अफीम युद्ध के कारण हैं। आप इसको जरूर राइट डाउन करिएगा। फीडबैक में आप देख पा रहे हैं उक्त सभी बिंदु सही हैं। प्रथम अफीम युद्ध चीन और इंग्लैंड के मध्य सन 1840 ईस्वी में हुआ था, जिसमें चीन की पराजय हुई थी। ओके, इस युद्ध के पश्चात नानकिंग की संधि अंग्रेजों द्वारा सन 1842 ईस्वी में की गई थी, जो जबरदस्ती चीन पर थोपी गई थी। अब इसकी शर्तें, अभी मैंने कहा था कि आगे हम बात करेंगे नानकिंग की संधि की शर्तें, एग्जाम में आता है तो आप इसको जरूर राइट डाउन करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपनी कॉपी में इसको राइट डाउन करिएगा और याद जरूर करिएगा। हांगकांग का द्वीप सदैव के लिए इंग्लैंड को दे दिया गया। ओके, अंग्रेज व्यापारियों के लिए कैंटन, अमोय, फुचो, निंगपो तथा शंघाई के 5 बंदरगाह व्यापार और निवास के लिए खोल दिए गए। ये नानकिंग की संधि की दूसरी शर्त थी। तीसरा, चीन ने क्षतिपूर्ति के रूप में इंग्लैंड को 2 करोड़ 10 लाख डॉलर देना स्वीकार किया, है ना। 2 करोड़ 10 लाख डॉलर देना स्वीकार किया इस संधि के तहत। अंग्रेज पदाधिकारियों के पत्र को भविष्य में प्रार्थना पत्र के स्थान पर संदेश पत्र कहा जाए, है ना। इस प्रकार की कुछ महत्वपूर्ण शर्तें चीन पर थोपी गई नानकिंग की संधि के अंतर्गत। अगला प्रश्न है आपका, बक्सर विद्रोह की असफलता के उत्तरदायी कारण कौन कौन से थे? बक्सर विद्रोह पर भी हमने चर्चा की थी, सन 1899 ईस्वी में हुआ था। ई हो चुआंग नामक एक गुप्त संस्था से संबंधित था। अब इसके जो उत्तरदायी कारण थे वो कौन से थे? यह विद्रोह कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रहा, यह जन आंदोलन का रूप धारण नहीं कर सका। बिल्कुल, बक्सर विद्रोहियों के नेताओं ने चीन की आम जनता का सहयोग प्राप्त करने का कोई प्रयत्न नहीं किया। बिल्कुल, बक्सर विद्रोह की व्यापकता को देखकर चीनी सरकार ने प्रारंभ में विद्रोहियों का साथ दिया, किंतु विदेशी सेनाओं के हस्तक्षेप के कारण चीनी सरकार ने विद्रोहियों का साथ नहीं दिया। अब प्रारंभ में ऐसी स्थिति बन रही थी कि बक्सर विद्रोह के जो नेता थे, क्रांतिकारी थे, निश्चित ही ऐसा लग रहा था चीनी सरकार को कि यह यूरोप वासियों को भगा देगी, तो उन्होंने बक्सर विद्रोह के नेताओं का साथ दिया। किंतु स्थिति लगातार बिगड़ती देखकर विदेशी सेना ने जब हस्तक्षेप किया तो चीनी सरकार डर गई और उन्होंने विद्रोहियों का साथ नहीं दिया। बक्सर विद्रोहियों के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वह विदेशी सेना का सामना कर सके। तो ये चारों बिंदु बक्सर विद्रोह की असफलता के उत्तरदायी कारण माने जाते हैं। ये आपको फीडबैक में एक बार फिर से वही प्रश्न का आंसर यहाँ पर बताया गया है। आप अगला प्रश्न है आपका, सही जोड़ी। चीन में साम्यवादी दल की स्थापना, इसका जो राइट आंसर है आपका 1921 ईस्वी। ठीक है, जापान में पहला रेडियो स्टेशन बना था 1925 ईस्वी में। ओके, जापान में शोगुन की सत्ता का पतन, शोगुन की सत्ता का जो पतन हुआ था वह हुआ था 1867 में, है ना। 68 में वास्तविक सत्ता मुत्सुहितो के हाथ में आ गई थी। कनगावा की संधि, कनगावा की संधि हुई थी आपकी 1854 ईस्वी में। यहाँ पर मैं आपको बता दूं 1854 ईस्वी में जो कनगावा की संधि हुई थी यह जापान और अमेरिका के मध्य हुई थी। यहाँ पर अमेरिका भी जापान में व्यापार करने के उद्देश्य से आया था और यहाँ पर
युद्ध की स्थिति बने उसके पहले ही दोनों देशों के मध्य संधि हो गई थी, कनगावा की संधि। ओके। चीन में गणतंत्र की स्थापना हुई थी 1912 ईस्वी में, है ना, sun यat-sen के नेतृत्व में हम चर्चा कर चुके हैं। और बैंक ऑफ जापान की स्थापना, जो आपका लास्ट ऑप्शन बचा है, 1885 ईस्वी, ये इसका राइट आंसर है। इस प्रकार सही जोड़ी भी कंप्लीट हुई। अब हम आ गए हैं हमारे अभ्यास कार्य के प्रश्नों पर आ गए हैं। टेस्ट से संबंधित क्वेश्चन आपके पूरे हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जापान के शैक्षिक सुधारों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जापान के शैक्षिक सुधार बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है 4 नंबर में। मेiji पुनर्स्थापना के साथ ही जापान में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य घोषित कर दी गई। दूसरा बिंदु है आपका, शिक्षा की दृष्टि से जापान को 8 विश्वविद्यालय क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया और प्रत्येक विश्वविद्यालय क्षेत्र को 32 माध्यमिक विद्यालय में विभक्त कर दिया गया। इसी प्रकार उच्च शिक्षा के लिए भी नवीन विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जिसमें 1871 ईस्वी में होसी विश्वविद्यालय और 1877 ईस्वी में टोक्यो विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। स्त्री शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास के परिणाम स्वरूप जापानियों ने कला, साहित्य, विज्ञान, तकनीकी एवं चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित करके देश को शक्तिशाली और समृद्ध बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। निश्चित ही जो भी देश शक्तिशाली या समृद्धशाली बनेगा तो उसमें शिक्षा का विशेष रूप से योगदान रहेगा। अब हम आ गए हमारे टेस्ट के अंतिम क्वेश्चन पर। नानकिंग की संधि कब एवं किसके बीच हुई, इसकी मुख्य शर्तें जो हम चर्चा कर चुके हैं, फिर भी आप एक बार इसको प्रश्न को जरूर देख लीजिएगा। 29 अगस्त 1842 ईस्वी को आंग्ल चीन युद्ध अर्थात अफीम युद्ध का अंत हुआ और दोनों पक्षों के बीच नानकिंग की संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस संधि की शर्तें निम्नलिखित हैं। हांगकांग का द्वीप सदैव के लिए इंग्लैंड को दे दिया गया। अंग्रेज व्यापारियों के लिए कैंटन, अमोय, फूचो, निंगपो तथा शंघाई के 5 बंदरगाह व्यापार निवास के लिए खोल दिए गए। चीन ने क्षतिपूर्ति के रूप में इंग्लैंड को 2 करोड़ 10 लाख डॉलर देना स्वीकार किया और अंग्रेज पदाधिकारियों के पत्र को भविष्य में प्रार्थना पत्र के स्थान पर संदेश पत्र कहा जाए। और अंतिम बिंदु आप लिख सकते हैं, अंग्रेज व्यापारियों को चीनी व्यापारियों से सीधे क्रय विक्रय का अधिकार दे दिया गया। तो इस प्रकार हमारा टेस्ट और अभ्यास कार्य का कार्य पूर्ण हुआ। अब हम इसको सबमिट करेंगे टेस्ट को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर व्यू स्कोर आपको दिखाई दे रहा है। अब हम व्यू स्कोर देख लेते हैं। 30 आउट ऑफ 30 अंक आप अर्जित कर चुके हैं। जो भी हमने टेस्ट एवं अभ्यास कार्य हल किया तो निश्चित ही इसके सभी क्वेश्चन आंसर सही हैं। जब आप टेस्ट और अभ्यास कार्य पूर्ण करेंगे तो इस प्रकार फीडबैक में आपको आंसर दिखाई देंगे और यही आंसर आपको स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में राइट डाउन करना है। यह आप जरूर करें और आप स्वयं भी इस टेस्ट और अभ्यास कार्य में पार्टिसिपेट करके अपना स्वमूल्यांकन कर सकते हैं। और यदि आपके कोई सुझाव हो या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट करें और लाइक एवं शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल जो डेस्टिनेशन को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।